में तमसो मां जोड़ती गमे। इस प्रार्थना के साथ आज हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं कि ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर और अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्वज्जनों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो आज जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका विषय पर आज यहाँ पर विचार मंथन हेतु सब उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मां वीणा पाड़ी के आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ आज के कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मां सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत है। सरस्वती माँ को प्रणाम। अभिलाषा है कि हम लोगों पे आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित अतिथियों एवं प्रतिभागियों के स्वागत हेतु मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आमंत्रित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार जी। धन्यवाद डॉक्टर नलिन दुबे जी। सभी को नमस्कार। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका, इस राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति सम्मानीय प्रोफेसर राजकुमार आचार्य सर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री हर्ष चौहान जी, मुख्य वक्ता अखिल भारतीय इतिहास संकल्प समिति के राष्ट्रीय संगठन सचिव परम श्रद्धेय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता रांची विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार जी,
कार्यक्रम के संयोजक श्री नलिन दुबे जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित आचार्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी, वेबिनार से जुड़े हुए अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक साथी, कर्मचारीगण, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हर्ष चौहान जी का आज के इस वेबिनार के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जनजाति गौरव दिवस पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के होते हुए भी विश्वविद्यालय के आमंत्रण को स्वीकार किया और मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को संबोधित करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही सभी को नमस्कार। साथ ही मुख्य वक्ता डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी एवं विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राजकुमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य सर का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो हमेशा इस तरह के कार्यों के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, जिनके कुशल निर्देशन में हम सब लोग इस तरह के कार्य करने में अपने को सक्षम पाते हैं। इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्यगण, अपने विश्वविद्यालय के आचार्यगण, देश और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, मैं सभी का अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हम अपने मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ताओं से भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम सब भारतवासी बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि इस आजादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कई क्रांतिकारी शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। स्वतंत्रता के इस उत्सव के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदानों से अवगत कराते हुए राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखना चाहते हैं। आज जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस समय हम उन देश प्रेमियों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, जिससे हमारे भाई देशवासी सुख चैन और सम्मान के साथ जी सकें। यूं तो देश की आजादी में समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा है, पर हमारे आदिवासी भाइयों की भी अहम भूमिका रही है। इसी कड़ी में हम लोग आज श्री बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका तात्पर्य असीम कोलाहल से है। यह आंदोलन अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। यह आंदोलन वास्तव में जल, जंगल और अपनी जमीन के लिए था। हमारे आदिवासी भाइयों ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि मुगल शासकों के कुशासन एवं दमन के विरुद्ध भी अपनी आवाज बुलंद की थी। अब आप आगे हमारे विशिष्ट वक्ताओं से, मुख्य अतिथि से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बार आप सभी महानुभावों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार सर। हम लोग के आज के वेबिनार में हम लोग के मुख्य अतिथि माननीय श्री हर्ष चौहान जी, माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय जनजाति आयोग जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि चौहान सर अति व्यस्त अपने कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वेबिनार में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौहान सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस राष्ट्रीय वेबिनार भारत की आज़ादी में आदिवासियों की भूमिका विषय पर मैं विषय के संबंध में कुछ बातें आपके सामने विषय परिवर्तन के रूप में रखना चाहूँगा। आज 15 नवंबर को महान आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। आज का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में आदिवासी परिवार में हुआ था। आदिवासियों के हितों के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों में नई चेतना जगाने का भी काम किया था। उनके योगदान के चलते ही देश की संसद के संग्रहालय में उनकी तस्वीर लगी हुई है। जनजाति समुदाय में यह सम्मान अभी तक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी को ही हासिल हुआ है। आदिवासी समाज उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भारत की आज़ादी में आदिवासियों की भूमिका को समझने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाए गए आंदोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गए। पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़े। इसका प्रमुख कारण यह है कि आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बटा हुआ था। आज भी आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए अपनी स्वायत्तता की लड़ाई भी उन्होंने अलग अलग ही लड़ी। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आंदोलनों ने दिया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में आदिवासी आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया। उन्होंने महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया। ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे। राजस्व वसूली भी राजा महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे। इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी। आदिवासी जब जमींदारों और राजा महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे। उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था। आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे, इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था। आदिवासियों का आंदोलन ज्यादा व्यापक था। आदिवासियों को स्वतंत्रता आंदोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी। आधुनिक हथियार, बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था। सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स भी थी।
साहूकारों के पास धन दौलत की ताकत थी। इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परंपरागत साधन तीर कमान, भाले, फरसे और गड़ासे ही थे। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे, संसाधनों की कमी थी, इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान माल की भारी छट उठानी पड़ी थी। सन 1780 से सन 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों आंदोलनों में भाग लिया। सन 1780 का दामिन विद्रोह जो तिलका मांझी ने चलाया, सन 1855 का सिद्धू कानू विद्रोह, सन 1828 से 1832 तक बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन है। इतिहास में इन आंदोलनों का कहीं उल्लेखनीय जिक्र तक नहीं है। मध्य प्रदेश के निमाड़ का पहला क्रांतिकारी भील तात्या उर्फ टटिया मामा सन 1888 में शहीद हुए। सन 1855 में संथाल के आदिवासी वीर योद्धा सिद्धू और कान्हू का विद्रोह हुआ। इसमें हजारों आदिवासियों ने भाग लिया। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारी इसमें मारे गए। अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दिए गए। कत्लेआम हुआ, इसमें हजारों आदिवासी मारे गए। इसी तरह सन 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आंदोलन में भी आदिवासी शहीद हुए थे। इन आदिवासी आंदोलनों में हजारों आदिवासियों की जानें गईं। इस तरह आदिवासी युग पुरुष बिरसा मुंडा भी सन 1900 में शहीद हुए। आदिवासियों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला, जबकि बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया है। इतिहास की सच्चाई यह है कि सन 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों आदिवासी शहीद हुए। निसंदेह स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। अतः आज यह आवश्यक है कि उनके योगदान का स्मरण एवं उचित उल्लेख भारतीय समाज में किया जाए। इसी उद्देश्य से आज इस राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय के विद्वान अपने विचार प्रस्तुत कर स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के बलिदान एवं योगदान को रेखांकित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के विशिष्ट वक्ता रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भारत की आज़ादी में आदिवासियों की क्या भूमिका रही है, इस विषय पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। उनके उद्बोधन के पूर्व मैं डॉक्टर राजकुमार जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर राजकुमार जी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय रांची में पदस्थ हैं। आपने आदिवासी अध्ययन के क्षेत्र में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। शोध पत्रों के साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र में 5 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
स्तर के आयोजनों में अपनी प्रतिभागिता दर्ज की है। आप कई राष्ट्रीय स्तर के शोध एवं अकादमिक संगठनों के सदस्य तथा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों को संबोधित कर चुके हैं। आपके मार्गदर्शन में 20 से अधिक एमफिल और पीएचडी के शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है। आपको इस वेबिनार में विशिष्ट वक्ता के रूप में पाकर हम बहुत प्रफुल्लित हैं। भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका विषय पर विद्वत उद्बोधन हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। तो नमस्कार राजकुमार जी, नमस्ते। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश जो आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दांडी मार्च के 91 वर्षगांठ पर आने वाले 75 सप्ताहों का एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया था और वही हम 75 अमृत महोत्सव के रूप में देश में विभिन्न संस्थानों आदि मना रहे हैं। आपका यह राष्ट्रीय वेबिनार भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका एक बहुत ही बड़ा व्यापक विषय है और इस व्यापक विषय में के लिए अध्यक्षता कर रहे हमारे कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी। डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव हैं तथा रीराइट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया या ट्राइबल हिस्ट्री या शेड्यूल कास्ट की हिस्ट्री में काफी योगदान निभा रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हर्ष चौहान जी, अध्यक्ष एसटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम्माननीय कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार जी और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे सभी का स्वागत कर रहे, विषय का प्रवेश करा रहे हैं माननीय श्रद्धेय नलिन कुमार दुबे जी, प्रोफेसर अतुल पांडे जी और आज इस वेबिनार के आंगन में उपस्थित सभी शुद्धिजन, बुद्धिजन, विद्वत जन को मैं सादर जोहार करता हूं। जोहार के बारे में हम लोग बताएंगे। यह विषय बड़ा ही व्यापक है क्योंकि भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका बहुत बड़ा भी है। यदि हम इसको कुछ खंडों में बांटकर बात करें तो 1857 में पूर्वी भारत के वनवासी नेतृत्व को देखेंगे तब पाएंगे नागा भूमि में नागाओं का संघर्ष, असम में मणिराम दीवान और प्यूली बिरुआ का संघर्ष, चिटगांव में सैनिकों का वनवासियों के सहयोग से संघर्ष, उत्तरी कछार जिले का वीर शंभुधन फुंगलोसा का संघर्ष, संबलपुर के वनवासी वीर सुरेंद्र राय फूलबनी इत्यादि का संघर्ष। अगर एक खंड और अगर हम कहें 1857 के मध्य भाग में के जो वनवासी हैं, जो आदिवासी जनजातीय बंधु हैं, उनका संघर्ष, तो गढ़मंडला का शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मंडला रानी, फूल कुंवर, मान कुंवरी, बस्तर जिले के ध्रुवराज, निमाड़ के तांतिया भील जी, निमाड़ के ही भीमाजी नायक, खाजिया नायक, निमाड़ का भीलसा भीलाला रघुनाथ सिंह मंडोलोई, सतना जिले के शहीद रणपत सिंह, पाटन के महुआ कोल, रानी अवंतीबाई। और जब हम पश्चिम और दक्षिण भारत में जनजातीय नेतृत्व की बात करते हैं तो गुजरात के परम वीर जोरिया, रूपा, गलालिया, नासिक के भागोजी नाइक,
तुम्बी भील, वैजूपुर के साईं बाबा जी नायक, आंध्रा के राम जी गोर, आदि आदि ऐसे सैकड़ों नाम है जिसको गिनाने में ही आपने 20 मिनट का समय दिया है, समाप्त हो जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि ये सभी जो समय की सर सीमा नहीं है, आप कुछ ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी रखें सर। ठीक है माफ सर। करिएगा, 20 मिनट होगा। तो मैं झारखंड प्रदेश से हूं और झारखंड में भी हमारे जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं वह भी एक मील के पत्थर के समान है। और अभी आप बात कर रहे थे तो झारखंड में जनजातीय आंदोलन की एक अपनी रूपरेखा है। अगर हम यहाँ बात करें युवा आंदोलन का, तो युवा आंदोलन में हमारे कई नायक हैं। बुद्धू भगत जी 30 साल के आसपास में, बिरसा मुंडा जी 25 साल के आसपास, बुद्धू भगत, पोटो सरदार जी, सिद्धू कान्हू जी, और ऐसे टाना भगत, अनेकों ऐसे हस्तियां हैं जो युवा हैं। हमारे यहाँ धार्मिक नवजागरण का भी आंदोलन हुआ है। भगीरथ मांझी जी, हरि बाबा दुक्का हो इत्यादि का। किशोर जनजातियों ने आंदोलन और फांसी के फंदे पर झूला है। रुगना मुंडा, कुंता मुंडा जो तमाड़ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। युवाओं में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा प्रौढ़ में, तो नीलांबर पीतांबर का पलामू के क्षेत्रों में उनका आंदोलन, रघुनाथ मुर्मू, कृपा सिंधु का ओम चिकी लिपि, अपनी लिपि के लिए उन्होंने भाषा आंदोलन किया। और नारी सशक्तिकरण में देखिएगा सिगनी देई, फूलो, झानो जैसी अनेक हमारी नायिकाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यदि हम सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो गांधी जी से बहुत पहले यहाँ पर टाना भक्तों ने आंदोलन किया और आज भी टाना भगत तिरंगा झंडा का ही पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं और स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं। यही नहीं, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में संथाल हुल, करो या मरो अंग्रेज माटी छोड़ो, जो 42 में जाकर गांधी ने इसी नारा को अपनाया, करो या मरो। बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन अपना उलगुलान में दिया था, टोपी टोपी एक है, जिसको बाद में फूट डालो शासन करो के रूप में अपनाया गया। ऐसे अनेक दृष्टांत आप झारखंड से ले सकते हैं। और अभी जो हम बातें कर रहे हैं, अभी हम जो बात करेंगे तो इन्हीं संदर्भों में लेकर झारखंड के और कुछ देश के अन्य लोगों को हम लेकर इन जनजातीय शहीदों के बारे में बात करेंगे। जब बात आती है तो हम लोग कहते हैं वंदन नमस्कार को झारखंड के जनजातीय भाषा में जोहार। यह जोहार जो शब्द है, यह रामचरितमानस में यदि आप जाइएगा, पुरजिन करी जोहार घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। निषाद राज ने प्रभु श्री राम का वंदन जोहार से किया। करही जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्रकूट में भीलों ने उनका जोहार से वंदन किया। प्रभु जोहारी बिरोही बिरोही, वचन विनित करही कर जोरी। जो कोल और किरात है उन्होंने जोहार शब्द से इनका वंदन किया। तो मैं नलिन जी आपका है कि हर एक क्षेत्र में इनका अलग अलग था, लेकिन यह शब्द जो है इन जनजातियों को भारतीयता में बांधता है। अगर हम बात करें 18 झारखंड में जनजातीय आंदोलन का सबसे पहला 1831-32 से पहले तिलका मांझी ने भागलपुर में उससे पहले आंदोलन किया था। और जनजातियों में सबसे पहले फांसी चढ़ने वाले तिलका मांझी थे और उन्होंने वहां के कलेक्टर क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। और एक अलग कहानी, हम आदिवासी विद्रोह के दर्शन पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि वे यहाँ पैदा हुए, ये आंदोलन किए, इसलिए ये मारे गए। नहीं, हम मेथोडोलॉजी उनकी क्या थी पूरे देश के आदिवासियों का आंदोलन का। उसके बाद देखिए बुद्धू भगत की बात आती है।
बुद्धू भगत 1831-32 विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और झारखंड के इतिहास में प्रथम जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम 1831-32 के नायक वीर बुद्धू भगत थे। यह विद्रोह 3 चरणों में विकसित हुआ। प्रथम चरण तमाड़ की घाटी से मुंडाओं का था। वहां से यह निकलकर उरावों के जब घाटियों में उनके वनांचल प्रदेशों में जाता है, तब तक वहां पर हम यह पाते हैं कि न कि जनजातीय बल्कि जनजातियों के साथ साथ छोटानागपुर के राजा महाराज जगन्नाथ शाही और हिंदू मुस्लिम सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। ब्लांट रसेल डेंट जैसे जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने यह सीधा आरोप लगाया है कि इसके मूल में छोटानागपुर के महाराज जगन्नाथ शाही थे। महाराज का विद्रोह के साथ देने का कारण क्या था? जैसे हम लोग यह मान रहे थे और आप बता रहे थे विषय प्रवेश में कि जो आदिवासी हैं उन पर जमींदारों ने भी अत्याचार किया, ठेकेदारों ने भी, रैयतों में ने भी, राजाओं ने भी अधिकार किया। यहाँ हम थोड़ा आपसे हट के बात करेंगे। आखिर महाराज भी हमारे यहाँ विद्रोहियों को साथ देते हैं। यह एक विचारणीय विषय है कि छोटानागपुर में या देश में अंग्रेजों के पांव पड़ते ही जनजातियों और आम लोगों के बीच संघर्ष क्यों होता है? छोटे छोटे विद्रोहों के अतिरिक्त इसको अगर हम 1883 से 1783 से 1794, 1707 से 1807 से 1808, 1819, 1820 और अंततः 1831-32 ये छोटे छोटे विद्रोह देश में कहीं न कहीं हो रहे हैं। और जो 1832 का प्रथम जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे कोल विद्रोह कहते हैं, इस विद्रोह में अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगते थे। अंग्रेज एक पत्रकार ज्यूरिक ने लिखा है कि यह विद्रोह सरकार के विरुद्ध नहीं था, अपितु जमींदारों के विरुद्ध था और उन पर किए गए अत्याचारों का बदला ये जनजातीय लेते थे। यह उनका एक पक्षनीय इतिहास के साथ खिलवाड़ है, लेखन है। ये जमींदार उनके बाप दादा मुगल काल या उससे भी पहले जनजातीय समाज के साथ रहते थे। जब हम उनकी वंशावलियों में जाएंगे, देखेंगे तो यह संबंध प्राचीन काल से जनजातीय और गैर जनजातियों के बीच रही है, किंतु इनके बीच कहीं भी विद्रोह की सूचना, वर्णन या कोई दृष्टांत आप नहीं पाइएगा। तात्पर्य यह है कि जनजातीय विद्रोह अंग्रेजी शासन प्रणाली के विरुद्ध थे। वस्तुतः जब मुगल शासन भी था तो मुगलों के काल में भी मालगुजारी वसूल होती थी, राजा रजवाड़े रहते थे। उस समय भी इस तरह के संघर्ष का यदा कदा छीट-फूट की कोई घटनाएं आप पा सकते हैं। मुगल काल और अंग्रेजियत काल में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मुगलों ने झारखंड या देश के किसी भी जनजातीय समाज की भूमि व्यवस्था जो इनकी मूल थी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये जनजाति का मूल संघर्ष का था जड़ जंगल जमीन, आपने बताया। लेकिन ये आम इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं, लेकिन जब इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो ये बातें गौण हो जाती है। आप पाइएगा ये जनजातीय जड़ जंगल जमीन हम लोग भी करते हैं, जल के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए आम लोग भी करते हैं, लेकिन जनजातीय जो विरोध करते थे स्वधर्म के लिए, स्व शासन के लिए और स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा के लिए। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यूरोपीय इतिहासकार बराबर यह बात लिखते हैं कि झारखंड या देश की जो जनजातीय समाज है वे असभ्य हैं, हथियारी हैं, चोर हैं, डकैत है। इसलिए इन लोगों ने एक आंदोलन का नाम दिया चूहाड़ आंदोलन, चोर आंदोलन। और जो मैली है, बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने लिखा है और उन्होंने भू व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी उसकी नगण्यता को बताया है। एक और मैं ध्यान आपको आकृष्ट करूंगा विशेषकर झारखंड के संबंध में कि 1771 में कैप्टन जैकब कैमल झारखंड आते हैं इसी व्यवस्था में। यहाँ आने पर वे पाते हैं कि झारखंड की धरती से जितना हमको लगान मिल रहा है, जितने मालगुजारी मिल रही है, उससे ज्यादा, यानी ज्यादा क्या 12 गुना ज्यादा कंपनी सरकार का खर्च हो रहा है। तो हुआ कि हम इसको किस प्रकार निपटे। जैकब कैमक ने लिखा कंपनी सरकार को कि भले हमारी घाटा हो रही है, लेकिन जो मराठाओं का आक्रमण हो रहा है उसके लिए हम ये पलामू तथा झारखंड के सीमाओं को हम उनके लिए एक उनसे सुरक्षा प्राचीर के रूप में खड़ा कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा स्वर्णिम अवसर है कि हम इस लोगों के बीच अपना ईसाई धर्म प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि के रूप में चुन सकते हैं। कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्ती का जो अधिकार इन मूलवासियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। जनजातीय परंपरा के अनुसार जमींदार रैयतों का लगान नहीं बढ़ाता था, जो जमींदार रहता था नहीं बढ़ाता था। राजा जो रहते थे, कोई हमारा उराव या मुंडा बंधु एक कोहड़ा तोड़ के ले गया, राजा को दे दिया, राजा उसी में खुश है, जाओ अच्छा से रहो। वर्षा नहीं हुआ, खेती सूख गई, उनकी जमीन लिए नहीं जाते थे, वे जमीन से बेदखल नहीं किए जाते थे। और राजा और प्रजा में इतना प्रेम था, राजा पद एक रुतबा का पद था जिसको भगवान जैसा यह जनजातीय समाज पूजता था। झारखंड के छोटे छोटे विद्रोहों को अगर आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर मैं 2-3 विद्रोहों के बारे में ही चर्चा करूंगा। जनजातीय विद्रोह जिसे कोल विद्रोह हम 1831-32 का मानते हैं, संथाल विद्रोह जिसे हम 1857 से पूर्व 1855-56 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ले सकते हैं, 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन, इनको ही हम राजकुमार सर। जी सर। माननीय बालमुकुंद पांडे सर को एक बैठक से बीच से उठ के आए हैं, तो हाँ, आपसे अनुरोध है कि वो कर दें, कंक्लूड कर दें, कृपा करें। हाँ, तुरंत हम खत्म करते हैं सर। अब आए हैं तो उनको दे ही दीजिए, क्योंकि उनको जो एक बैठक से उठे हैं और उनको जाना है बैठक में, इसलिए अनुरोध है कि इसको कंक्लूड करें सर। सर, हम इन बहुत सारी बातों पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि आपने कहा कि समय का ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ। माननीय भाई साहब भी आ गए हैं तो मेरी और हौसला बढ़ गई है। तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि हाँ, जनजातियों ने दिक्कुओं के साथ, जमींदारों, ठेकेदारों और राजाओं के साथ स्थानीय विद्रोह किया है, यह गलत बात है। यह गलत बात है। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जाता था कि अंग्रेजों के दबाव के कारण उन्होंने किसी किसी का बैल खोल लिया, लेकिन जनजातीय विद्रोह था वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के थी। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे वो बुद्धू भगत का कोल आंदोलन हुआ, संथाल आंदोलन हुआ, बिरसा आंदोलन का उद्गमान हुआ, इस आंदोलन के बाद विशेषकर झारखंड में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। और इसी का दर्द बुद्धू भगत हो या बिरसा मुंडा हो, इनको रहता था। वे स्वधर्म में हस्तक्षेप से, जो मुगल नहीं करते थे, आतंकित थे।
अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। करो या मरो, गोरे माटी छोड़ो, यही नारा बिरसा मुंडा ने भी दिया। वे स्वशासन, ये पहाड़ा पंचायत और धूमकुड़िया व्यवस्था जो इनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था थी, उसमें भी ये हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। और अंग्रेज जो इनके साथ, इनके माता पिता बहुओं के साथ मारपीट करती थी, वे अपने स्वाभिमान को भी जलील होते हुए नहीं देख सकते थे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और माननीय भाई साहब आ गए हैं, बाल मुकुंद पांडे जी, उनको भी नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजकुमार जी। निश्चित ही जनजाति आंदोलन के संदर्भ में और भारत की आज़ादी में आदिवासियों की जो भूमिका रही है, उसको लेकर आपका जो विद्वत व्याख्यान हुआ है, उससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे सर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। उनके उद्बोधन के पूर्व मैं डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी भारतीय इतिहास संकलन समिति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आपने इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के आप अध्येता हैं और आपने संपूर्ण भारतवर्ष का अनेकों बार प्रवास किया है। शैक्षणिक एवं शोध कार्य हेतु आपने अमेरिका, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका में भी प्रवास किया है। आपने महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व एवं विचार पर शोध कार्य संपादित किया है। आपने 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता के रूप में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। आपके उद्बोधन एवं मार्गदर्शन से हम सभी बहुत लाभान्वित होंगे। मैं आज इस आयोजन में भारत की आज़ादी में आदिवासियों की भूमिका विषय पर विद्वत उद्बोधन हेतु आपको सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे सर। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा लगता है नलिन जी संभवतः वो लेफ्ट हो गए हैं किसी कारणवश। जी, एक बार उनसे बात करता हूं। जी, अभी तो शायद जुड़े थे। अभी जुड़े थे वो, जी, कारण से लेफ्ट हो गए संभवतः। धीरज पांडे जी अपना वीडियो ऑफ रखिएगा। धीरज पांडे जी अपना वीडियो ऑफ रखिए।
मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी क्या अरे नहीं, चौहान जी जुड़ गए हैं? सर जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको आग्रह कर लें, जी उनको सर। निवेदन कर लें। मैं आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री हर्ष चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो मुख्य अतिथि की आसंदी से अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। उनके उद्बोधन के पूर्व मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय उनका प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय श्री हर्ष चौहान जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही है। आपके पिता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय भारत सिंह चौहान जी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और लगभग 14 वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन के समय भूमिगत भी रहे। श्री हर्ष चौहान जी ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बीई और एमटेक की उपाधि प्राप्त की है और इसके अतिरिक्त जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन की भी उपाधि प्राप्त की है। आप विगत 3 दशकों से वनवासी एवं आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपको इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन के साथ अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय श्री हर्ष चौहान जी। सभी को प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राजकुमार आचार्य जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राजकुमार जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आजादी के आंदोलन में जनजाति समाज की भूमिका, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हम एकत्रित हुए और बिल्कुल ठीक समय पर हुए हैं, क्योंकि आज पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। तो इस अवसर पर मैं जनजाति गौरव दिवस के प्रथम जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूं। ये दिन वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे जनजाति समाज के व्यक्ति के मन में एक सुप्त कराह सी थी, एक साइलेंट क्राई जैसी थी कि हमारे योगदान को, हमारे गौरवशाली अतीत को अभी जो सामान्य समाज है वो समझ नहीं रहा और संभवतः जानता भी नहीं है हमारे बारे में, या बहुत ही अल्प जानता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गलत रूप में जानता है। इसको मैं इमेज वर्सेस रियलिटी ऐसा शब्द प्रयोग करता हूं कि भारत के जनजाति समाज के बारे में इमेज एक अलग प्रकार की है और रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी लोग समझ नहीं पाते। इसकी एक पीड़ा सामान्य गांव के व्यक्ति से लेकर और पढ़े लिखे जनजाति वर्ग में सब दूर है। और इसका कारण भी मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन शुरू किया और 1857 की क्रांति हुई विशेष रूप से, और उसमें जिस प्रकार की परिस्थितियों को अंग्रेजों ने झेला, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर चर्चा की थी और उसकी रिपोर्टिंग में ये कहा गया कि हमारी इस
पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है वो जनजाति क्षेत्र में हुई है। इसलिए जनजाति क्षेत्र के बारे में हमें आगे के भविष्य के लिए कोई रणनीति बनानी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनजाति समाज के बारे में एक इमेज क्रिएट की। दुर्भाग्य से वो इमेज अभी तक विद्यमान है, क्योंकि हमने बाद में भी पढ़ाई, अंग्रेजों ने जो सिलेबस बना दिया था उसी पे कर रहे हैं। तो आज का हमारा समाज भी उसी रूप में उसको देखता है। उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल हैं वो जंगलों के दुश्मन हैं, एनक्रोचर्स हैं, स्वभाव से वो क्रिमिनल हैं, और इस की धारणा को पुष्ट करने के लिए लगातार उन्होंने कहानियां रची, पुस्तकें रची। लेकिन ये रणनीति जो उनकी थी ये इसी बात की थी कि वो आने के बाद से ही भारत के जनजाति समाज से भयभीत थे, और उनके शुरुआत में ही अनुभव ऐसे आ गए, जो अभी मुझसे पूर्व वक्ता राजकुमार जी ने बात कही कि बहुत पहले से ही अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा था जनजाति समाज से। और दूसरी बात यह है कि जनजाति समाज की एक और विशेषता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जनजाति समाज की मूल विशेषता हमेशा रही कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी प्रकार के स्वार्थ में न पड़ते हुए और उस रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने की उसमें स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव है। और ये अगर हम उसको ठीक प्रकार से, ये जब इतिहास सामने आएगा तब ध्यान आएगा कि जनजाति समाज ने जब अंग्रेजों से संघर्ष किया तो वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। अगर उदाहरण के लिए आज जिनकी जन्म जयंती है, बिरसा मुंडा को ही लें, तो केवल 25 साल की उम्र तक उन्होंने पहले सीखने के दृष्टि से उनके पिताजी ने उनको मिशन स्कूल में भर्ती किया, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करते हुए जब उनको लगा कि मुझे ज्ञान देते हुए ये लोग मेरी अस्मिता पर, मेरी परंपराओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका विरोध किया। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज उनको अपने जंगलों से और जंगलों के अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने अपने समाज के साथ मिलकर विरोध किया, संघर्ष किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी, और केवल 25 वर्ष की आयु में ही अपना सर्वस्व बलिदान किया। और इतनी कम उम्र में इतनी प्रकार की समझ कैसे आई, ऐसा लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो वास्तव में वो जनजाति का मूल स्वभाव है, और उसमें उन्होंने जब देखा कि ये मेरे धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए भी उसके उपाय सोचे। उन्होंने उस प्रकार का एक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया उतनी छोटी उम्र में, और इतनी छोटी उम्र में एक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू करके और समाज में धरती आबा और भगवान की उपाधि प्राप्त करना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी समाज उन्हें धरती आबा और भगवान बिरसा मुंडा की तरह याद करता है। ऐसी सैकड़ों कहानियां जनजाति क्षेत्र की आजादी के समय संघर्ष की आज भी समाज के सामने प्रकट नहीं हुई है। इसे उल्लेख किया कि मानगढ़ में 1500 के करीब जनजाति समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ था। रानी गाइदिन्ल्यू से लेकर जादोनांग उत्तर पूर्वांचल में, वहां से लेकर दक्षिण में तलक्कल चंदू, उधर बिरसा भगवान, मध्य प्रदेश में भी राजकुमार जी ने बहुत सारे महापुरुषों का उल्लेख किया है। और वो जैसा उन्होंने बताया कि अगर उल्लेख करना शुरू करेंगे तो शायद पूरा समय उसी में निकल जाएगा, लेकिन वो लोगों के सामने आया नहीं। और वो आने का अवसर अभी ये जो हम भारत सरकार के प्रति भी कृतज्ञ है पूरा समाज, और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके संवेदनशील पहल से ये जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया कैबिनेट ने। अब हमें जनजाति समाज में इस बात की इतनी जबरदस्त प्रसन्नता है कि हमारे समाज के बारे में हम जो लोगों को कहना चाहते हैं उसके लिए हमें एक दिन मिला है। हम उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, और शेष समाज हमारे वास्तविक इतिहास से परिचित होगा, हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित होगा,
और उस अतीत से परिचय होने के बाद में सामान्यतः आज जो कहा जाता है कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाना है, तो ये भ्रम टूटेगा कि जनजाति का गौरवशाली अतीत मुख्य धारा ही है। उस मुख्य धारा को ठीक प्रकार से समझकर बहुत सी बातें जनजाति समाज के सामाजिक जीवन से, व्यक्तिगत आचरण से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया भी सीख सकती है। आज जब हम विचार करते हैं, लोग चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी से लेके, और पहले तो जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया, उसके जब कुछ झटके लगने लगे तो फिर ये विचार मन में आया कि हमें शोषण नहीं दोहन करना है, अब दोहन की सीख देने लगे। लेकिन जनजाति समाज तो शुरुआत से ही अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रकृति के साथ रहते हुए कहना भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि नगर के अन्य समाज उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि जनजाति समाज तो अपने को प्रकृति ही मानता है। तो प्रकृति के संवर्धन से और कैसे विकास होगा, कैसे हमारा अस्तित्व बना रहेगा, इसका विचार करने वाला जनजाति समाज है। ये जानने और समझने का अवसर आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ है। तो मैं इसे वास्तव में एक प्रकार से ये कहूँगा कि ये जनजाति स्वाभिमान के पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हो रहा है आज के दिन से। ये हम सभी के लिए बहुत ही उत्साह का, गर्व का और आशा भरी निगाहों से हम इस दिन को देख रहे हैं। जहाँ तक आज़ादी में जनजाति समाज की भूमिका, इसके बारे में विषय भी रखा गया, और उसमें जब हम भूमिका की बात करते हैं तो इन बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जनजाति समाज हमेशा सबका स्वागत करने के लिए तैयार रहा, लेकिन जब उसके स्वाभिमान पर ठेस आती है, कोई उसे गुलाम बनाने की कोशिश करता है, तो हमेशा उसने उसका प्रतिकार किया है। जहां भी देश की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तुरंत उसका साथ देने के लिए और अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए राजी हुआ है। अगर हम मुगल काल का भी विचार करें तो मुगल काल में भी राणा प्रताप के साथ में पूरा भील समुदाय, उनके साथ में उसने युद्ध किया, संघर्ष किया, जबकि उनके ही परिजन उनको छोड़कर चले गए थे। तो जनजाति इतिहास जब आज़ादी का सामने आएगा संघर्ष का, तब एक बात सबके ध्यान में आएगी कि जिसको बोलते हैं बिना किसी स्वार्थ के गुलाम बनाना, यह बहुत गलत बात है। और जो भी किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा उससे हम संघर्ष करेंगे, उसका परिणाम कुछ भी हो हम उसको भुगतने को तैयार रहेंगे। इस प्रकार का जनजाति समाज का संघर्ष काल रहा है आज़ादी के लिए, और निश्चित रूप से आज का दिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से इसकी प्रारंभ होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमें से अधिकांश लोग, हम लोग विद्वज्जन हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो इस इतिहास का ठीक प्रकार से अध्ययन होगा। दुर्भाग्य से अभी अगर हम देखें तो जनजाति समाज के अधिकांश महापुरुषों के चित्र तक या स्केचेस भी उपलब्ध नहीं है। उस पर भी काम करने की आवश्यकता है, उसके बारे में छोटी छोटी कहानियां बनाने की आवश्यकता है, तथ्यों की जानकारी लेकर सही दृष्टिकोण के साथ उन तथ्यों को छोटे बच्चों से लेकर और सभी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज की हम ये जो कार्यशाला कर रहे हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य निश्चित रूप से यही होगा। और आज के बाद से हम अपना अपना क्या इसमें योगदान दे सकते हैं कि जनजाति समाज के आज़ादी के संघर्ष को हम कैसे डॉक्यूमेंट करें, किस प्रकार से इसकी कथाएं बनाएं, तथ्यों पर आधारित कहानियां इसकी बनाएं, ताकि हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और बाकी शेष समाज के लिए भी, गाँव में भी ये प्रेरणादायी कथाएं कैसे पहुंच सकती हैं, इसका हम सब लोग विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस आयोजन का मनपूर्वक स्वागत करता हूं कि आज के दिन से ही आपने इस प्रकार से इसका प्रारंभ किया, आप सब लोग यहाँ पर आए, जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत के बारे में जानने, समझने
और उसकी शुरुआत करने के लिए हम सब लोग आज इकट्ठा हुए। इस सब के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने का आभार भी व्यक्त करता हूं। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, आपके बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर यहाँ पे अपनी उद्बोधन प्रस्तुत किया। माननीय कुलपति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चौहान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुन के आज आनंद आया और हम सब जनजाति समाज के उत्कर्ष के लिए सकल समाज के सहयोग और उत्कर्ष की आवश्यकता है, उसी भाव को लेके और वेबिनार की रचना है। आपने अपना अमूल्य समय दिया। रीवा विश्वविद्यालय की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर कुछ कहना चाहता हूं यदि अनुमति हो तो। राकेश जी, अभी कार्यक्रम पूरा होने दें, जी बीच में ना जुड़े तो ठीक रहेगा। जी जी। चौहान सर, आपका बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपने समय निकाला, हम लोगों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय वेबिनार के अगली कड़ी में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय कुलपति जी। एपीएस विश्वविद्यालय रीवा द्वारा आयोजित भारत की आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका, इस वेबिनार में जुड़े हमारे विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी, मुख्य अतिथि के रूप में जिनको हमने अभी सुना ऐसे श्रद्धेय श्री हर्ष चौहान जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली, विशिष्ट वक्ता के रूप में जिनने अभी हमको अपने विचारों से आप्लावित किया ऐसे सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची झारखंड, किन्हीं परिस्थितिवश न जुड़ पा रहे ऐसे डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति। स्वागत उद्बोधन में जुड़े हमारे कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, विषय प्रवर्तक नलिन जी और विश्वविद्यालय के सीनियर प्राध्यापकों में हमें जो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी, मैडम अंजलि श्रीवास्तव जी, श्री एपी मिश्र जी, प्रोफेसर कटारे जी, डॉक्टर सीपी पटेल जी, अन्य सभी हमारे सम्मानीय विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी और जो अन्य हमारे प्रतिभागी साथी इस वैचारिक अधिष्ठान में जुड़े हैं। धन्यवाद अंत में करने वाले हमारे प्रोफेसर अतुल पांडे जी और अन्य सभी को मैं इस वेबिनार में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। हम सब भारत के लोग जब जनजाति समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अंतज्ञ समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, विविध जातियों में बटा हमारा समाज, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आज से नहीं, सनातन काल से और अपना योगदान देता रहा है। और आज हम जिस समाज के बारे में
और गौरव करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा जनजाति गौरव की जब हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि न केवल वर्तमान में या कि न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में, बल्कि अनादिकाल से बहुत दूर ना जाए तो त्रेता युग में आ जाए, द्वापर में आ जाए, हमने रामायण काल में देखा है, निषाद राज है, सबरी है, जटायु है, हनुमान है, सुग्रीव है, ये क्या थे? ये हमारे जनजाति गौरव थे। महाभारत काल में आ जाते हैं हम तो हिडिंबा है, घटोत्कच है, बर्बरीक है, सत्तुर न्याय के लिए, नीति और सिद्धांतों के लिए जिनने अपने जीवन को समर्पित किया। और बाद के हम काल में देखते हैं मुगलों से संघर्ष हुआ। राणा प्रताप के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ एक पूंजा भील हुआ करता था, सब पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया पूंजा भील ने। शिवाजी महाराज के साथ और मराठों की पूंजी थी, लेकिन भील समाज ने उनको स्थानीय स्तर पर जहां जैसा सहयोग रहा है किया है, इतिहास कह रहा है। और हम जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, गौड़ रानी दुर्गावती जी के बारे में हम सबने पढ़ा है। अकबर को नाको चने चबाने वाली ऐसी वीर योद्धा नारी, आज हम जहां नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं वहां हमें दिखाई देता है कि दुर्गावती जी ने कितना और अपना वीरतापूर्ण जीवन समर्पित किया है। अंग्रेजों से संघर्ष की हम जब बात करते हैं, जैसा कि हमारा आज का विषय है, उस संघर्ष में हमें दिखाई देता है कि बिरसा मुंडा जिन्हें आज उनका समाज भगवान के नाम से अधिकृत करता है, वीर नारायण सिंह, संत्या मामा, रानी मां गाइडलुलु, वीर जनोदाम, भीमा नायक, वीर शंकर साह, रघुनाथ साह, संग्राम साह, मधुकर साह, इन सब का बलिदान आज हम सबको प्रेरणा देता है। मध्य प्रदेश के यदि हम मध्य भारत क्षेत्र को देखें तो लगभग 300 साल लंबा इतिहास है। गौड़ राजाओं का साम्राज्य और हमारे प्रदेश में रहा है। ऐसा एक जनजाति गौरव हमको दिखाई देता है। यह वह समाज है जो नीति और नियमों पर चलने वाला, प्रकृति पूजा में विश्वास रखने वाला और जनजाति समाज के रूप में जाना जाता है। देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों और वीरों ने बलिदान दिया है जनजाति समाज से। यह हमारे लिए अध्ययन का विषय है आज भी। और कितने प्रतिशत है, इनकी आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना यदि हम उठाएं तो समंक निकल कर आते हैं कि 10.43% करोड़ जनसंख्या जनजाति समाज की अपने देश में है। तो हम विचार करें कि ये कुल जनसंख्या का जो 8.6% आबादी जहां की रही है, देश की स्वतंत्रता में उसने निश्चित कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से अपना योगदान दिया होगा। और न केवल देश में, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2011 की जनगणना में और मध्य प्रदेश में जनजाति समाज की आबादी का प्रतिशत 21.1% था। यानी लगभग 1/4 आबादी हमारे देश प्रदेश में और जनजाति समाज की है। इसलिए आज हम देखते हैं, जहां ये गौरव का दिवस तो है ही, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने
और एक स्टेशन का नाम बदलकर गौड़ रानी कमलावती जी के नाम से हबीबगंज स्टेशन का नाम रखकर आज उसका उद्घाटन किया है। समाज की एक वीर नारी को सम्मान देने का कार्य शासन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार ने मिलकर किया है। ऐसा इतिहास देश का रहा है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का योगदान देश हमेशा याद रखेगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्थान स्थान पर जनजाति समाज के बंधुओं ने जो अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए किया है, उसकी खोज हो रही है, उसका लेखन कार्य चल रहा है। ऐसे हम सब ज्ञात अज्ञात गुमनाम सेनानियों को इसलिए अमृत महोत्सव में याद कर रहे हैं। याद तो पूरा देश सारे स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागी लोगों को कर रहा है, लेकिन जल जंगल और जमीन पर आंच न आए सिद्धांत पर और वनवासी गिरवासी जनजाति हमारा समाज चलता रहा है। इनकी न्याय व्यवस्था कितनी सुंदर थी। ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारी रहे आरवी रतेश अंग्रेजों के समय में। उन्होंने एक आदिवासी विद्वान राय बहादुर हीरालाल जी का नाम जो लोग जनजाति समाज से जुड़े होंगे उनने सुना होगा। उन्होंने 4 भाग में एक पुस्तक लिखी है, द ट्रायल्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ इंडिया। 1916 में यह प्रकाशित हुई थी 4 खंडों में। इसमें जितनी भी जनजाति समाज है उसके बारे में विवरण दिया गया है और इनकी पंचायत व्यवस्था के केंद्र में रखकर लिखा गया है। यानी भारत के इतिहास में हम जब न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो पंचायत व्यवस्था में आदिवासियों की श्रेष्ठ पंचायत संरचना के बारे में और रसेल जी ने और हीरालाल जी ने अपना उल्लेख किया है। तो कहीं ना कहीं हमको यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे एक देश के बारे में विचार करें। लेकिन आज जिनकी जयंती है बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं? भगवान हम किसे कहते हैं? जिसके जीवन में चमत्कारों का ऐसा समुच्चय जिंदा रहता है जो आम जीवन में आम व्यक्ति से ज्यादा और अच्छे प्रकार से समाज के लिए हितकारी होता है। ऐसे बिरसा मुंडा जी थे वास्तव में। समाज सुधार की राह पर चले पूरा जीवन, गांव गांव घूमकर वनवासियों को गिरिवासियों को जगाने का उन्होंने काम किया। वो कहा करते थे चर्च मिशनरी व ब्रिटिश अलग अलग नहीं है। क्यों कहते थे वो? अभिमानी चौहान जी ने बताया कि विद्यार्थी जीवन में उनको उनके पिताजी ने और चर्च स्कूल में एडमिट कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद उनको ध्यान में आया कि इस स्कूल में पढ़ने से केवल और केवल विलगता सिखाई जा रही है, देश की संस्कृति और संस्कारों को समाप्त किया जा रहा है, ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने अपने अभियान में इस बात को जोड़ा कि चर्च मिशनरी और ब्रिटिश अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये कहा उन्होंने। इन्हीं के शोषण के कारण हमारी स्थिति दयनीय हुई है, ऐसा समाज को समझाया। और न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बल्कि समाज सुधार के अनेकों कार्य और बिरसा मुंडा जी ने किया। इसलिए हिंदू धर्म रक्षक धरती के देवता के रूप में और उनका समाज उनको पूजता है। आदिवासी भाषा में वो कहा करते थे, वो ईश्वर को सिंहबोगा कहते हैं। वो कहते उनका उपदेश था ईश्वर माने सिंहबोगा एक है, सबका मालिक एक। सारे जितने पंथ हैं यह सब चलकर एक समुद्र में समाते हैं,
जिसे परमात्मा हम कहते हैं। वो कहा करते थे, गौ की सेवा करो, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, बिरसा मुंडा जी कहते थे। समाज में विकृतियां पैदा ना हो, नशा मत करो, अशुद्ध भोजन मत करो, सादा जीवन, उच्च विचार जियो, घर साफ सुथरा रखो, ये कहा करते थे वो अपने उद्बोधनों में। हर घर में तुलसी का पौधा लगाओ, ऐसा भी बिरसा मुंडा हर घर के लिए, आदिवासी बंधुओं के लिए आह्वान करते थे। बड़ों का आदर करो, कुसंगति से बचो, ईसाइयों के मोह जाल में न फंसो, ये कहा करते थे। हमेशा उन्होंने हर भाषण में कहा, पर धर्म से अच्छा स्वधर्म है, स्वधर्म में रहना सीखो, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, ऐसा वो कहते थे। वो कहते थे, धर्म, संस्कृति, परंपरा को भूलने से समाज की पहचान मिटती है। एकजुट रहो, कभी आपस में मत लड़ो। सप्ताह में एक दिन गुरुवार को वो कहते थे, सिंह बाबा की पूजा करो, अर्थात भगवान की पूजा करो। ऐसे धर्म के माध्यम से विज्ञान रचना से जोड़ने का काम वो कहा करते थे। उनके सुविचार सुनकर आज हमें आश्चर्य होता है, इतनी कम आयु का कोई तरुण कैसे कह सकता है यह भूमि हमारी है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दिस इज अवर लैंड, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर जनजाति कल्चर। हमें अपनी जनजाति संस्कृति की रक्षा करना है, ऐसा बिरसा मुंडा जी कहा करते थे। समाज को जगाने के कार्य में उनकी भूमिका रहती थी। धर्म, संस्कृति, परंपरा, इसको भूलने वाला समाज अपनी पहचान मिटा लेता है, हमेशा वो अभिव्यक्त करते थे। यही बात बाद में हम देखते हैं अनेक विचारकों ने कही। चर्च का हमेशा प्रतिकार किया उन्होंने। ब्रिटिश व मिशनरी दोनों मिलकर वनवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। मिशनरियां उनकी भूमि दिलाने के बहाने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और करवा रही थी, ऐसा उन्होंने बताया। इसके पीछे के षड्यंत्र को वो समाज के सामने लाते थे। इसलिए वो कहते थे कि प्रलोभनों को छोड़ें, मोह त्याग कर ईसाई धर्म अपनाने से इंकार करो। वनवासियों ने उनके आह्वान पर मिशनरियों की उपेक्षा की और अंग्रेजी शासन का प्रतिकार किया है, और उस प्रतिकार के कारण उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। बिरसा मुंडा जी को अंग्रेजों ने 2 बार जेल में डाला, 2-2 साल की सजा दी। उन्होंने अपने ऊर्जा और शक्ति से वनवासियों को लड़ना सिखाया। वो कहते थे कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन उनको वनवासियों की उन्नति और कल्याण का एक मंत्र उन्होंने समाज के सामने और रखा। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को हम सब जानते हैं, और उनके कारण और भी अन्य जो मैंने अभी नाम लिए, विविध और जनजातीय और योद्धाओं की देश की स्वतंत्रता में सबका बड़ा योगदान है। बिरसा मुंडा के समय आंदोलन की रूपरेखा कैसी थी? तो वो कहते हैं कि हिंदू जमींदारों और साहूकारों द्वारा जो आदिवासियों के शोषण हुआ है उसको रोकने का काम करना पड़ेगा। ईसाई धर्म में और परिवर्तन के वह हमेशा विरुद्ध रहे। उन्होंने समाज को जगाने का काम किया है। छोटा नागपुर बिहार के पास एक जनजाति है मुंडा नाम की। इसमें भूमि का स्वामित्व तो तत्कालीन का समाज में सामूहिक स्वरूप का हुआ करता था, और कुछ स्थानों पर मुंडा हिंदू राजाओं के अधीन हो गए थे। इनके सरदार भी काफी शक्तिशाली हो गए थे। हिंदू संस्कृति की ओर उनका आकर्षण बढ़ा, लेकिन ये सरदार राज कर्मचारी और पुजारियों को भूखंड दान में देने लगे। तब सामान्य आदिवासी के सच्चे रूप उनके अधीन हो गए और उन्हें लगान देना पड़ता था। उसके कारण समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ और इस विद्रोह ने इनको लड़ने के लिए मजबूर किया।
इन सभी आर्थिक शोषकों को ये लोग डीकू शब्द से अभिप्रेत करते थे। मुझे लगता है शायद ये डाकू से लिया गया शब्द डीकू होगा। बाद में जब अंग्रेज व्यवस्था आई, इसने हिंदुओं द्वारा चलाई गई भूमि व्यवस्था का समर्थन करते हुए आदिवासियों का शोषण अधिक किया, जमींदार निरंकुश हुए, इसका नुकसान और आदिवासी समाज को हुआ। तब फिर बिरसा मुंडा जी ने और समाज में जागृति की और उनको बहुत अनेक प्रकार से और समाज को जगाने का काम उन्होंने किया। 1900 में बिरसा मुंडा जी को जबरदस्ती पकड़कर धोखे से जेल में डाला गया और ये कहा जाता है कि उनको जेल में जहर दिया गया क्योंकि संदेहास्पद मृत्यु हुई है उनकी। उन्हें जेल में हैजा और खून की उल्टियां हुई, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। बाद में उनके पुत्र को भी फांसी लगाई गई और अनेक लोग उसके बाद आंदोलन हुए तो उनको कहीं काला पानी की सजा हुई, कहीं आजीवन कारावास की सजा दी गई ऐसे। लेकिन उनके द्वारा चलाए हुए इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम आए। उनके द्वारा समाज सुधार और धर्म संबंधी सुधार हुए। जादू टोना भूत प्रेत बलि प्रथा बंद हुई, निंदा की उन्होंने। स्वतंत्रता के आंदोलन में काम करने वाले अन्य संगठनों को वनवासी समाज ने सहयोग करने का और भाव जागरण किया। आदिवासियों को गैर आदिवासियों के हाथ जमीन की बिक्री रोक दी गई उनके और आंदोलन के कारण। अर्थात बिरसा मुंडा जी के आंदोलन ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और इस स्वरूप में जागरण किया और उसके कारण परिवर्तन आया। तो बिरसा आंदोलन के नाम से उनको जाना जाता है। एक और आंदोलन स्वतंत्रता के इतिहास में हम सबने पढ़ा होगा, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत जी छोटा नागपुर क्षेत्र में एक ओराव जनजाति है, आज भी है। इनकी भाषा गरुड़ है। आर्थिक सामाजिक दशा मुंडा समाज के समान ही इनकी जीवन रचना है। जब 1885 से 1900 के बीच और मुंडा आंदोलन चल रहा था, तब ओराव जनजाति के जतारा उराव नामक युवक ने नए धर्म की आड़ में इस आंदोलन को चलाया। परंपरागत आदिम जाति देवी देवताओं का बहिष्कार, पशु बलि, माल, मांस, मछली, शराब इनका निषिद्ध, इन सब में उराव जाति ने और लोगों को जागृत किया। ये अपने ग्रुप में खड़े होकर मिलकर आपस में सहयोगों के साथ देशभक्तिपूर्ण गीत गाते थे। हाथ से बने वस्त्रों को पहनते थे। हम सबको गांधी जी के द्वारा चलाए हुए स्वदेशी वस्त्र और अन्य सबका तो स्मरण है, लेकिन उसके पूर्व हमारा आदिवासी समाज उसको समाज में जागृति के लिए जोड़े था किसी न किसी स्वरूप में। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ताना भगत ने आंदोलन के माध्यम से ऐसा जागरण किया कि उन्होंने, उनके अनुयायियों ने लगान देना, अन्य करों को देना बंद कर दिया। बाद में ताना भक्तों ने पूज्य गांधी जी का साथ देना प्रारंभ कर दिया। खादी वस्त्र, टोपी धारण की उन्होंने, साथ में तिरंगा झंडा रखा उन्होंने। नागपुर के झंडा सत्याग्रह का इतिहास उठाकर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे ये ताना भगत आदिवासी समाज ने बहुत सक्रियता से उसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार के कार्य ताना भगत आंदोलन में हुए। फिर एक और आंदोलन का नाम हम सबने सुना है, झारखंड आंदोलन। हमारे आदिवासी समाज का एक वैशिष्ट्य यह है, यह केवल किसी एक क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन नहीं किया देश की स्वतंत्रता के लिए, संपूर्ण देश में जहां भी हमारा आदिवासी समाज रहा है,
प्रत्येक प्रांत में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन्होंने आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की। झारखंड आंदोलन में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के 4 राज्यों के जिलों को मिलाकर पृथक झारखंड की रचना है और यहां आदिवासियों का शोषण हुआ। 1920 के दशक में यह आंदोलन बहुत तेज हुआ और 1937 में प्रथम चुनाव जब हुए तब उस समय 38 से 47 के मध्य होने वाली हिंसात्मक घटनाएं हुई। तब यह आंदोलन और उठा और सरकार का ध्यान झारखंड आंदोलन ने आदिवासियों की समस्याओं की ओर उठाया। तब फिर बाद में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद छोटा नागपुर, संथाल परगना इत्यादि में स्वायत्त विकास प्राधिकार आदि की स्थापना करके और उनके बारे में विचार किया गया। ऐसा जीवन रचना। इसी में चौथा हमने आंदोलन पढ़ा है संथाल विद्रोह। संथाल परगना हम सबने सुना है, मुंडारी भाषा का ये प्रयोग करते थे। बहुत राजनीतिक एकता चीन में 1855 में आदिवासी आंदोलनों में संथाल विद्रोह की बड़ी प्रमुख भूमिका थी, बहुत प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रदेश में जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया। इससे पूर्व संथाल आदिम जाति का कृषि भूमि, जंगलों पर सामूहिक अधिकार होता था और उनके कठोर परिश्रम के कारण उन्होंने जंगली भूमि को या क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया था। लेकिन बाद में सरकार ने वार्षिक कर बढ़ा दिया। जब कर बढ़ाया तो उसका विद्रोह शुरू हो गया और उसका नुकसान हुआ। इसलिए और सरकार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, अधिक आदिवासियों के हृदय में जमींदारियों के विरुद्ध, ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध जो इनका शोषण करते थे और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों से और गलत निर्णयों से और इनके आंदोलन को बल मिला। उस समय 10,000 संथाल वहां एकत्रित हुए इस संथाल विद्रोह के लिए और क्योंकि स्थान संथाल परगना था इसलिए संथाल विद्रोह के नाम से आंदोलन को जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव वीरभूमि, भागलपुर, बंगाल के भागों में हुआ और युद्ध में विषाक्त तीर, भाले, तलवारों के बल पर और आदिवासी छोटे छोटे समूह एकत्रित होकर विद्रोह करने लगे, लूटपाट करने लगे, संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न की उन्होंने। सिद्ध तथा कांदू नाम के आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। तब फिर संथालियों की उन्नति हेतु प्रशासनिक कदम उठाए गए। दूर सुदूर हम अपने उत्तर पूर्व के और सेवन सिस्टर्स में जाते हैं तो मिजोरम में एक मिजो विद्रोह हुआ था। मिजोरम के निवासी मिजो आदिवासी कहलाते थे और ब्रिटिश कालीन भूभाग पर इन्होंने बहुत हमले किए। सैनिक कार्रवाई की 1890 में लुसाई क्षेत्र में एक ब्रिटिश और प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई। ईसाई मिशनरियों ने मिजो लोगों को विविध प्रकार के प्रलोभन दे देकर और धर्मांतरण का कार्य किया, जिसका दंश आज भी हमारा देश भोग रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेपों ने इनके स्वतंत्र जीवन में व्यवधान खड़े किए। चीन और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग से इस आंदोलन को और ज्यादा बल मिला। देशभक्त मिजो ने कहीं न कहीं क्षेत्र को अंततोगत्वा और अपने स्तर पर जोड़ने का काम किया और क्षेत्र को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागालैंड में भी ऐसा आंदोलन चला जिसे हम नागा विद्रोह के नाम से जानते हैं।
नागाओं के लिए तो केवल कृषि भूमि ही और आय का साधन थी और उपभोग का साधन थी। अंग्रेजों के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और सुविधाओं का विस्तार कर धर्म परिवर्तन का काम वहां किया। लेकिन वहां भी नागा आदिवासी बंधुओं ने, जनजाति समाज के हमारे वीर पुरुषों ने और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। गुलामी का अपमान उन्होंने अनुभव किया और समाज एकत्रित हुआ और उसने आंदोलन किया। इसलिए स्वतंत्रता के लिए न केवल ब्रिटिशर्स थे, नागाओं ने उस समय मुगलों, आहोम और ब्रिटिश शासकों से भी संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपने आप को स्थापित किया। लेकिन धर्म परिवर्तन और देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन और शासन के द्वारा ठीक रचना निर्माण न होने के कारण नागालैंड में अशांति बनी रही और आज भी उसके कुछ न कुछ स्वरूप विद्रोही राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां आपको और हमको न्यूज में और अन्य जगह समाचारों में दिखाई सुनाई देती। ऐसा परिवेश भी रहा है। एक और आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हमने सुना होगा आदिवासियों की भूमिका के बारे में, बस्तर आंदोलन। गोंडवाना क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बस्तर है, हम सब जानते हैं। जमींदारों, साहूकारों द्वारा भूमि के अतिक्रमण में आदिवासियों को परेशान किया गया, वनवासियों को परेशान किया गया, गिरिवासियों को परेशान किया गया। इससे उनमें असंतोष व्याप्त हुआ। राजगौड़ आदिवासियों के बड़ा वर्ग है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, गौड़ों में 3 प्रजातियां काम करती हैं और मध्य प्रदेश में तो उसका बड़ा विस्तार है। हम जिन बलिदान के रचनाओं में और पूज्य मधुकर साहब और शंकर साहब और इनको याद करते हैं, ये सब के सब किसी गौड़ राजाओं की पृष्ठभूमि से निकल कर आए हुए हमारे और योद्धा रहे हैं। शाह परिवार की राज सत्ता के 4 वीरों को बलिदान किया गया। 2 ने जबलपुर में बलिदान दिया, 2 ने नरसिंहपुर के पास तेंदुखेड़ा के पास बलिदान किया। आज भी वो नीम का पेड़ वहां जिंदा है जहां शंकर साहब, नरवा साहब को फांसी दी गई थी। अब धीरे धीरे वहां जागृति हो रही है। साल में 2 बार वहां एक उत्सव आदिवासी समाज का जागरण केंद्र बना है। तो ऐसे बस्तर आंदोलन की भूमिका गौड़ समाज की 1920 के पश्चात और वहां ये प्रारंभ हुआ। और बाद में धीरे 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 गौड़ समाज विभिन्न चंद ने राजा के रूप में, अंतिम रूप में वहां राज्य के रूप में, राजा के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया बस्तर क्षेत्र में। लेकिन उसने आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया। उसका नुकसान हुआ देश को, आदिवासियों को, क्योंकि प्रवीण चंद ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका उपयोग किया। ऐसे ही हम देखते हैं इतिहास में उल्लेख आता है कंद विद्रोह। उड़ीसा के क्षेत्र से कंद विद्रोह उठा। 1837 से 1856 तक ये चला। ये सामाजिक धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन का विरोध था। वास्तव में वह मानते थे कि प्राकृतिक विपदाएं देवताओं, प्रेतात्माओं के प्रकोप हैं और इन प्रकोपों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तारावाड़ी गांव के एक आदिवासी और युवा थे चक्र बिशोई, इनका प्रमुख योगदान था। उन्हें बस्तर के जमींदारों का, अंगुल के राजा का, मेदी के सरदारों का बड़ा स्पष्ट समर्थन मिला।
1855 में परलेख मेदी में सावारस जनजाति ने संघर्ष किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमनकारी नीतियों के कारण और स्थानीय जमींदारों और साहूकारों ने भोले भाले आदिवासी बंधुओं के जीवन की रचना में और इस आंदोलन को दमनकारी स्वरूप दिया, जिसके कारण ये बाद में बंद हुआ। ऐसे एक बड़े आंदोलन का स्वरूप हमको जहां दिखाई देता है और उसमें से निकल कर यदि हम चिंतन करते हैं तो बात निकल के आती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का योगदान छोटा मोटा नहीं था, लेकिन इसको समझने की आज आवश्यकता है। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, तब फिर हमें जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र अर्जन की रचना में आना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज में वो भाव प्रारंभ से था। हम आज कहते हैं राष्ट्र रचना में कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो उस समय आदिवासी समाज कहता था जल, जंगल और जमीन ये प्रकृति है, ये हमारे देवता हैं, इनके साथ हमको हमेशा दोहन में रहना चाहिए, शोषण में नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग हमारे जीवन में नुकसान करता है, ऐसा कहा करते। तो केवल भाव परिवर्तन की बात है। ईश्वर को भजने का स्वरूप जहां हमारा किसी मूर्ति स्वरूप में है, जहां हम कहीं वेदांत से लेके तो और द्वैत अद्वैत की बात करते हैं, जहां हम ऋषि परंपरा में और शंकराचार्य से लेके ऋषि मुनियों की बात करते हैं, वो प्रकृति की सीधी बात करते हैं। आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में तो हम जल संरक्षण की बात करने लगे ना, वो तो अनादिकाल से उसको पूछते आए। और न केवल हमारा आदिवासी समाज केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी रहा है, स्वतंत्रता के बाद के भी जीवन को हम देखते हैं तो निकल के आता है आज भी 205 से ज्यादा आदिवासी और समूह जनजाति समूह देश में है। ये बड़ी बात है। और ये जनजातियां हस्तकला, परंपरागत काष्ठ कला, इनके माध्यम से आर्थिक समृद्धि में देश में सहायक हो रही है। आवश्यकता है उनकी कला को जागृत करने का, आवश्यकता है उनकी कला को आगे बढ़ाने का। आर्थिक समृद्धि के नए द्वार निश्चित खुलेंगे। वनवासी समाज जब तक जिंदा था, हम सामान्यतः शहरी और ग्राम्य जीवन में रहने वाले देश के नागरिक जानते थे तेंदू क्या होता है, खिन्नी क्या होती है, चिरौंजी क्या होती है, छींद क्या होती है, ये फल हम पहचानते थे। आज महानगर की रचना में रहने वाले बंधुओं से हम बात करेंगे, हमारी युवा पीढ़ी से, तो वो लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक कल्चर में तो हाईएस्ट दिखाई देगी, लेकिन उसके जीवन में इस प्रकार की रचना का स्वरूप हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आदिवासी, वनवासी बंधु हमारे, गिरिवासी बंधु हमारे, इनके रोज के जीवन की रचना में इन सब और जंगली फलों का महत्व था। भगवान राम के कंदमूल फल तो हमारी स्मृति में है, लेकिन उस कंदमूल फल के बारे में नई पीढ़ी को शहरी रचना में कहीं पूछा जाए हाथ उठाकर कि कितने लोगों को पता है, तो ध्यान में आएगा कि 1% लोग भी नहीं बता पाएंगे कि कंदमूल फल कैसा होता है। हमने भी वर्षों से कभी बाजार में उसको आते नहीं देखा, लेकिन पहले आता था। 20 साल पहले तक बाजार रचना में कंदमूल फल भी और बाजार में विक्रय के लिए आता था। उसका छोटा छोटा हिस्सा हमको और एक छोटी पूंजी भुगतान में प्राप्त होता था। आधुनिक जीवन में भी हम देखते हैं, वर्तमान भारत में भी हम देखते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारे आदिवासी समाज के बंधु बढ़ रहे हैं। औसत समाज जरूर पिछड़ा है, लेकिन
हम शारीरिक सुदृढ़ता को देखेंगे तो हमारे वनवासी बंधुओं की जो सुदृढ़ता है, अभी ये जो कोरोना महामारी चली, हमारा वनवासी समाज इसमें बहुत कुछ सुरक्षित रहा। कारण उसका अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शारीरिक सुदृढ़ता है, उसकी मजबूती के कारण वो उसको पार कर पाए। खेलों में देखते हैं हम, अनेक खिलाड़ियों ने देश को गौरव दिलाया है। एक नाम सुना होगा मुक्केबाज का, मेरी कॉम 6 बार की चैंपियन रही है मेरी कॉम। तीरंदाजी में, धनुर्विद्या में तक्ष कोमालिका बारी का नाम हमने सुना है। ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इन्होंने, हॉकी खिलाड़ी अभी दिलीप तिर्की का नाम हम सबने सुना होगा। इन सब पर देश को गर्व है। ये सब हमारे आदिवासी समाज से आए हुए और बंधु भगिनी है। तो भारत वह देश है जो तो विश्व मानव स्वरूप को लेकर चलता है। भारत वह देश है जिसने अपने जीवन में प्रकृति और परमात्मा को न्याय और नीति से जोड़ा है, और यह कार्य हमारे जनजाति समाज में जितने अच्छे से अपने रोज के जीवन में उतारा है, दूसरा कोई समाज उतना अच्छा उसको अपने साथ नहीं जोड़ पाया, अपने साथ नहीं ले पाया। लेकिन हमें इस बात पर गौरव है, आज देश में परिवर्तन का दौर है। हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम जब अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, हम जब विविध रचना में जनजाति गौरव का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें निकल कर आता है, हमें ध्यान में आता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य निश्चित समाज में वह जागृति लाएंगे जिस जागृति के लिए समाज को पहचाना जाता है। बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। एक छोटा सा प्रसंग यहां रखना चाहता हूं। क्यों कहा जाता है भगवान? तत्कालीन समय में एक गैर हिंदू अपने एक रिश्तेदार का शव लेकर बिरसा के पास आया और कहा कि आपके चमत्कारों को बहुत सुना है, इस शव को पुनर्जीवित करने की कृपा करें तो हम आपको भगवान मानेंगे। बिरसा ने क्या जवाब दिया मुंडा जी ने? वो कहते हैं यह शव नहीं मिट्टी है। यदि मेरे पास सचमुच कोई शव लाए तो मैं उसे जीवित कर सकता हूं। कहने का उनका भाव यह था, जो व्यक्ति परोपकार, दया, धैर्य और धर्म विहीन है वह शव के समान है, लेकिन जिसे ईश्वर ने नष्ट कर दिया हो वह मिट्टी का ढेर मेरे वक्त के बाहर है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। 25 साल की आयु में जिसने समाज के अधिसंख्य वर्ग को जागृत करके राष्ट्र की संरचना में एक साथ खड़ा कर दिया। आज जहां हमारा तत्कालीन समाज का 25 वर्ष का युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, केवल उसके मन में समाज और देश का भाव जागरण बहुत अपवाद में दिखाई देता है। वहां बिरसा मुंडा जैसे और जल जंगल जमीन की रचना में जीवन जीने वाले श्रेष्ठ और धनुधर को राष्ट्र हमारा विकसित होना चाहिए, राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, आतताइयों को, अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को यहाँ पे जाना चाहिए, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार इस राष्ट्र की संकल्पना नहीं है, ऐसा अधिष्ठान लेकर कार्य करने वाले व्यक्ति को भगवान ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आदिवासी समाज पर सकल समाज को अत्यंत गौरव है, यह मैं मानता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि न केवल मध्य प्रदेश सरकार ने बल्कि केंद्रीय सरकार ने भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को जयंती के रूप में घोषित किया है। और उसी निमित्त
अमृत महोत्सव के लिए जनजाति गौरव को स्मरण करने का अवसर और हमारे विश्वविद्यालय को आया है। जितने भी प्रतिभागी बंधु इसमें जुड़े हैं, हमारे सम्मानीय अतिथि आए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए और आदिवासी जीवन रचना के ऐसे श्रेष्ठ पुरोधाओं के और श्री चरणों में मैं सादर वंदन और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति सर, आपने अपने विद्वत अध्यक्षीय उद्बोधन में बिरसा मुंडा जी के जीवन पर विस्तृत शोधपरक जानकारी हम सभी को दी, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए। इसके साथ ही साथ आपने भारत में विभिन्न जनजातीय आंदोलनों पर भी अपनी एक शोधपरक दृष्टि हम सबके सामने रखी, चाहे वो ताना भगत आंदोलन हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे नागा विद्रोह हो, चाहे बस्तर आंदोलन हो या कंद विद्रोह हो। आपके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम के अंत में मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अतुल पांडे जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो सभी सम्मानीय अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रोफेसर अतुल पांडे जी। धन्यवाद श्री नवीन दुबे जी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार भारत की आजादी में आदिवासियों की भूमिका में हमारे साथ सम्मिलित हुए सभी महानुभावों के प्रति मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री हर्ष चौहान जी, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के। आपने अपने व्यस्त समय में से हमें अपना समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। आदिवासियों की आज़ादी में भूमिका पर आपने अपने विद्वत विचार व्यक्त किए। हम सभी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, जिन्होंने न सिर्फ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हमें इस आयोजन को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अभी आप सबने सुना कि आज़ादी में आदिवासियों की भूमिका पर उन्होंने बहुत ही विद्वत व्याख्यान दिया और ऐसी विशेष जानकारियां हमें दी जिसके बारे में हम सब अनभिज्ञ थे। आज के इस आयोजन के मुख्य वक्ता श्री बाल मुकुंद पांडे जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के नई दिल्ली में, जो किसी कारणवश आज हमारे साथ नहीं जुड़ सके, पर हमें पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हमें उनकी विद्वता का उनका सानिध्य मिलेगा और हम उनके विद्वत व्याख्यान को सुन सकेंगे। विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राजकुमार जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो कि रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और इतिहास विषय के विशेषज्ञ हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं और जिन्होंने सभी का स्वागत किया, कार्यक्रम के संयोजक श्री नवीन दुबे जी, और विश्वविद्यालय परिवार के सभी आचार्यगण, सभी शिक्षकगण, हमारे इस आयोजन में हमारे आमंत्रण पर हमारे साथ जुड़े अन्य विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकगण, विद्वतगण, आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण आयोजन में दिया। मैं आप सभी के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, इस अवसर पर प्रथम बार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण आयोजन किया और आप सब ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर हमें गौरवान्वित किया। मैं सभी के प्रति एक बार फिर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद
प्रोफेसर अतुल पांडे जी, मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं माननीय कुलपति जी से। सभी जुड़े हुए और विद्वान श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक नलिन जी को आज के एकादशी पर्व पर भगवान के जागरण में सकल समाज का जागरण, राष्ट्र रचना के लिए हुई इस भाव की और दृढ़ता के साथ सभी सम्मानीय प्राध्यापकों का, प्रतिभागियों का जोड़े ये अत्यंत अभिनंदन वंदन करता हूं। भगवान विष्णु के उस आराधन में जिसमें हम कहते हैं उठो देव जागो देव पावड़े चटकाए लो, उस भाव भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके समय देने को बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं और आपको इस वेबिनार के समापन की घोषणा के लिए अभिमत देता हूं। बहुत बहुत आभारी हूं माननीय कुलपति जी। सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। जी सर, प्रणाम कर रहा हूं सर। नमस्कार बारेलाल जी, नमस्कार।